वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2025 के लिए अपनी नीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़, जो कि 2025 के लिए है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th के पोर्शन से और उसमें भी इकोलॉजी वाली यूनिट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो हम एनसीईआरटी की हर लाइन हर एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी हमारा रह ना जाए। तो हम ये चीज़ भी पढ़ते हैं। जो रामदेव मिश्रा थे वो क्या थे, उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं किनको कहा जाता है, रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा इज रिवील्ड रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। कब बॉर्न हुए वो, 26 अगस्त 1908। रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी इन इकोलॉजी अंडर द प्रोफ डब्ल्यू एच पर्ल एसॉल FRS फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी इन UK। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो हमने अगर एक बार रीड आउट कर रहेगा तो हमारे दिमाग में वो रहेगा कि कौन है, रामदेव मिश्रा। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, PhD कहाँ से करी, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन है। कहाँ से किया उन्होंने, फ्रॉम द लीड यूनिवर्सिटी इन UK. He established teaching and research in ecology at the Department of Botany at the Banaras Hindu University. कहाँ पे, BHU वाराणसी में। His research laid the foundation for understanding of tropical communities and their succession, environmental responses of plant population and productivity, and the nutrient cycling in tropical forest and the grassland ecosystem. अब जो इन्होंने रिसर्च करी वो किस किस एरिया में करी, ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ में करी, मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया है उस एरिया में उनका सक्सेशन कैसे वहाँ पे लाइफ आई, कैसे पूरा इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ के इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स क्या है, वहाँ की प्लांट की पॉपुलेशन क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वहाँ न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द इकोलॉजी इन इंडिया। इन्होंने ही सबसे पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स निकाला इकोलॉजी में। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन PhD डिग्री अंडर हिज सुपरविजन एंड मूव्ड ऑन टू द अदर यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इनिशिएट द इकोलॉजी टीचिंग एंड रिसर्च अक्रॉस द कंट्री। इनके अंदर 50 से भी ज़्यादा स्कॉलर्स ने अपनी PhD पूरी करी और दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके फिर उन्होंने भी रिसर्च एरिया कंडक्ट करा। He was honored with the fellowship of the Indian National Science Academy and the World Academy of Art and Science and the prestigious Sanjay Gandhi Award in Environment and Ecology। इन्हें ये सारे क्या थे, इनके अचीवमेंट है, इनको ऑनर किया गया। तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, वर्ल्ड एकेडमी में भी ये क्या है, इनकी फेलोशिप थी। इनको अवार्ड मिला, कौन सा, संजय गांधी अवार्ड इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में। ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इन्हीं की मदद से, इनके एफर्ट्स की वजह से क्या गवर्नमेंट ने क्या इस्टेब्लिश किया, नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कब, 1972 में। विच इन द लेटर ईयर्स प्रूव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसी की वजह से फिर बाद में क्या बनी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। Chapter 11. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at the various levels of biological organization, macromolecules, cell, tissue, organ, individual organism, population, community, ecosystem and biome. अब ये कह रहे हैं जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स भी है। फैसिनेटिंग मतलब काफ़ी अच्छा, सुंदर, डाइवर्स मतलब अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ है यहाँ पे। तो और कॉम्प्लेक्स भी क्यों है, क्योंकि इसको समझना इतना इजी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कैसे समझ सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे अगर कोई पूछे कि इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो इकोलॉजिकल हायरार्की पूरी ऐसे हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद आएंगे हमारे सेल्स, सेल्स के बाद आएंगे टिश्यू, टिश्यू के बाद आएंगे हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद हमारे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आती है हमारी कम्युनिटीज़, पॉपुलेशन के बाद क्या आएगी, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आएंगे हमारी
क्या आएगी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद हमारा लास्ट में आता है हमारा बायोम। तो ये पूरी हमारी इकोलॉजिकल हायरार्की ऐसे चलती है, और इसी की बेसिस पे कहा गया है कि हमारा क्या है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारा ये पूरा लिविंग वर्ल्ड है, एक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से इसकी हायरार्की है। पहले मैक्रोमोलिक्यूल आया, फिर सेल्स, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बायो। तो यहाँ पे ये सारे लेवल मेंशन किए गए हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड द बायोम्स. At any level of biological organization, we can ask two type of questions. For example, हम किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पहला कि व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, जब हम सुबह सुबह बुलबुल को गाना गाते हुए सुनते हैं तो हम पूछ सकते हैं हाउ डज द बर्ड सिंग, कि बर्ड गाना कैसे गाती है. और वाई डज द बर्ड सिंग, चलो कैसे गाती है, कैसे गा रही है वो बात अलग है, एक क्वेश्चन ये हुआ. दूसरा कि क्यों गाती है. द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक्स द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस. हाउ मतलब कैसे बर्ड गाना गा रही है, तो इसके पीछे क्या है, मैकेनिज्म है कि वो चीज़ कैसे हो रही है. लेकिन जो वाइल्ड टाइप की क्वेश्चन है उसका सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका महत्व क्या है इस प्रोसेस का, वो क्यों है यहाँ पे, वो चीज़ क्यों की जा रही है इन्वायरमेंट में, वो प्रोसेस क्यों हो रहा है. तो जो ये क्वेश्चंस हैं, हाउ टाइप मैकेनिज्म बताते हैं, वाई टाइप क्या दिखाते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आर एग्जाम्पल द आंसर माइट भी क्या हो सकता है, कैसे गाना गा रही है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हो रही है वॉइस बॉक्स में, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है और वैसे गाना गा रही है. वेयर सेकंड क्वेश्चन कि ऐसा क्यों कर रही है, वो क्या उसको ज़रूरत है ऐसा करने की. आंसर में लाए इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. क्या कि क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो वो अपने मेट से कम्युनिकेट करने के लिए गाना गा रही है. तो ये इसका रीज़न हुआ, दैट इज़ वाई. क्या सिग्निफिकेंस हुई इस प्रोसेस की, कि उसे कम्युनिकेट करना है अपने मेट के साथ. और हाउ वाला कैसे गाई थी, कि उसके वाइब्रेशन हो रहे थे वोकल कॉर्ड्स में, वॉइस बॉक्स में, जिसकी वजह से वो गाना गा रही थी. जब हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर को अपने आसपास एक साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से, तो हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स वाइट क्यों हैं, कि बी को कैसे पता चलता है इस फ्लावर में नेक्टर है नहीं है, कैक्टस के पास थॉर्न्स क्यों हैं, क्यों कैसे चिक रिकग्नाइज कर पाता है कि वही मेरी मदर है, एंड सो ऑन. तो ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है किसी भी चीज़ को देखने की, अपने इन्वायरमेंट को देखने की. तो यहाँ से ये बिल्डअप करना चाहते हैं आगे कि जो तुम पढ़ोगे कि एक ओवरव्यू सेट हो तुम्हारे दिमाग में. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट. अब देखो यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन आ गई, और ये बोर्ड्स में भी पूछी जाती है और कई बार नीट में भी वहाँ दे सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी. तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरैक्शन, और ऑर्गेनिज्म और उसकी फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट. मतलब अब हमारे इन्वायरमेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है, तो बायोटिक में आता है लिविंग वन ऑर्गेनिजम्स, ए बायोटिक में आ गया लाइक वाटर, एयर, सैंड चीज़ें. तो इकोलॉजी क्या है, वो सब्जेक्ट है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और ऑर्गेनिज्म तो बायोटिक में आ गए, किसके साथ, उसके ए बायोटिक इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे रिसोर्सेज के साथ. तो इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ. इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब पूछेंगे कि इकोलॉजी में कितने लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो क्या है, सिर्फ 4 लेवल, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड द बायोम. अगर पूछी जाए पूरी हायरार्की क्या है, तो वहाँ से स्टार्ट होती है मैक्रोमोलिक्यूल से. कोई पूछे इकोलॉजी के क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 4, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल. हम यहाँ पे इकोलॉजी को किस लेवल पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, पॉपुलेशन लेवल पे. सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है. पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी क्या, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. इन नेचर we rarely find isolated single individuals of any species. कि नेचर में हम रेयरली देखेंगे कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ का वो अकेले रह रहा हो. मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन अ ग्रुप्स. क्या रहते हैं, ज़्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं और एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं.
शेयर और compete फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज। क्या करते हैं वो? शेयर करते हैं, compete करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। और क्या करते हैं? आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। तो हम नेचर में कभी भी ये नहीं देखेंगे कोई भी एक स्पीशीज़ अकेले पड़ी हुई है, नहीं, वो सब एक ग्रुप में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, शेयर करते हैं या फिर compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, इंटरब्रीड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन स्टैब्लिश करते हैं। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो इंटरब्रीडिंग क्या है? इंटरब्रीडिंग यही बताती है कि वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर अ पॉपुलेशन। इनके कहने का मतलब है यही नहीं कि जो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है वही पॉपुलेशन होगी, नहीं, जो ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं उनको भी पॉपुलेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स in abdomen dwelling, teak wood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plant in pond are the some examples of populations. तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं पॉपुलेशन के। ये जो होता है कॉर्मोरेंट्स, ये एक एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये ग्रुप में रह रहे हैं, एक अपना पूरा कम्युनिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया भी, अगर बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में है वो भी पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। लोटस प्लांट है पॉन्ड में, वो भी किसका एग्जाम्पल है? पॉपुलेशन का। इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that the natural selection operates to evolve the desired trait. अब ये कह रहे हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं और आप ये जानते भी हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है? कोप अप करना पड़ता है जब इन्वायरमेंट चेंज होता है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसे अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन लेवल पे होता है, कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा। कहाँ होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा पॉपुलेशन लेवल पे। क्यों क्यों होता है ये? ताकि जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स हैं वो इवॉल्व हो सकें उस पॉपुलेशन के, उस मेंबर्स के अंदर। मान लो ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन मान लो, ठीक है। यहाँ ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन थी, रह रहे थे। अब इनकी जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो चेंज हो जाए तो अब इनमें क्या होगा? इनमें से चूज़ होंगे, इवॉल्व होंगे, जो उस चेंज्ड इन्वायरमेंट में रह पाएगा, अपने ट्रेड्स इवॉल्व कर पाएगा, तो वही क्या रह पाएगा? वही सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये जो नेचर जिसे सिलेक्ट करेगा वो किस लेवल पे होता है? पॉपुलेशन लेवल पे होता है, क्योंकि उस पॉपुलेशन में से अब जो बेस्ट उसके मेंबर्स हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन क्यों होता है? ताकि जो डिज़ायर्ड ट्रेट हैं उस चेंज इन्वायरमेंट के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं होनी चाहिए एक उस मेंबर के अंदर, कि वो उस इन्वायरमेंट में रह पाए, वो चीज़ें उसमें इवॉल्व हो, इसलिए क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन होता है। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्यों ज़रूरी है? इन्होंने उसका रीज़न दिया है। पॉपुलेशन इकोलॉजी ज़रूरी है क्योंकि एक ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यही लिंक कर रहा है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। कैसे लिंक कर रहा है? अब देखो, पॉपुलेशन है, नेचुरल सिलेक्शन कहाँ हो रहा है? पॉपुलेशन लेवल पे हो रहा है। पॉपुलेशन लेवल पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स चाहिए उस टाइम पे अपने आप उस मेंबर को सर्वाइव करने के लिए, वो डिज़ायर्ड ट्रेट इवॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर। अब डिज़ायर्ड ट्रेट वाले इवॉल्व वाले मेंबर्स क्या होंगे? एक नई स्पीशीज़ की तरह होंगे। तो डेट इज़ इवोल्यूशन। कुछ चेंजेस आए उनके अंदर, किसके वजह से आए? नेचर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। इसलिए कहा गया है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लिंक करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हमारे इवोल्यूशन के साथ। अब पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जहाँ पे एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, की जो अब ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन लेवल पे है, ना कि एक इंडिविजुअल लेवल पे। एट्रीब्यूट्स का कह सकते हो गुण, कुछ गुण, या फिर बेसिकली हिंदी में इसका मतलब यही होता है, गुण, या फिर कोई चीज़ ऐसी की जा रही है जिसकी वजह से वो दूसरे से अलग है।
तो वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ, कि एक इंडिविजुअल के पास बर्थ और डेथ हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के पास क्या होता है, बर्थ और डेथ रेट। तो ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, इसे पर कैपिटा डिस्क्राइब किया जाता है। द रेट हैज एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर। अब जो रेट है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स में जो चेंज आता है। हैंस एक्सप्रेस एज अ चेंज इन द नंबर, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। मान लो एक पॉपुलेशन में पहले 8 थे, अब उसमें 2 और ऐड हो गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ नंबर इंक्रीज हो गया। 2 घट गए तो यहाँ नंबर डिक्रीज हो गया। तो कैसे हम बताते हैं, यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज कितना आ रहा है, जितने उसके पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स थे। हेयर इज एन एग्जाम्पल। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल समझाया कि इफ़ एन अ पॉन्ड, अगर एक पॉन्ड की बात की जाए तो वहाँ पे 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट उसके अंदर ऐड हो गए, तो क्या हुआ, उसमें नंबर इंक्रीज हो गया। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन, अब करंट पॉपुलेशन कितनी हो गई, 28। तो हम क्या करते हैं, इसकी बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं। कितने थे टोटल, पहले 20, वही कहा ना कि विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स, जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे वो मेंबर्स और जितने ऐड हुए, तो ये क्या बना देंगे, हमारा बताएंगे बर्थ रेट, क्योंकि इतने ऐड हो गए। दैट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, मतलब एक लोटस ने 0.4% कॉन्ट्रीब्यूट किया उसका वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ाने के लिए, वो भी पर ईयर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। If 4 individual in a laboratory population of the 40 fruit flies died during a specific time interval, मतलब कह रहा है पहले इसमें 40 थे, अब कुछ टाइम इंटरवल में इसमें से जो 4 थे वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो गई। तो अब इसका डेथ रेट क्या बनेगा, 4 इसमें से कम हो गए। तो कितने कम हुए और कितने थे, तो वो क्या बना देगा, इसका डेथ रेट बना देगा। सेज अ वीक, एक वीक में द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4/40, दैट इज 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। अब डेथ रेट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, 0.1% कॉन्ट्रीब्यूट करा एक फ्रूट फ्लाई ने हर एक वीक में, पर वीक। तो ये ऐसे निकलता है। अगर ईयर की बात चल रही है, वहाँ पे क्या था, यहाँ इन्होंने से अ वीक दिया था, इसलिए हम बोल रहे हैं पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। और वहाँ लोटस की बात चल रही थी पर ईयर, क्योंकि वहाँ लास्ट ईयर दी गई थी कि 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर। तो ये हमें देखना है, अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ईयर की बात की गई है, वीक की बात की गई है, नंबर तो वही निकल के आने वाला है, लेकिन ऑप्शंस में खेल होता है। वहाँ पर वीक दे दे, पर ईयर दे दे, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखने की पर वीक मेंशन है कि पर ईयर मेंशन है। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है इसका, सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज ईदर अ मेल, एक इंडिविजुअल या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन के पास क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है, कि इस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो क्या है। दैट इज एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल, कि पॉपुलेशन है उसमें जिसमें से 60% क्या है, फीमेल्स हैं, और बाकी के बचे हुए क्या हैं, मेल्स हैं। अ पॉपुलेशन, बेसिकली सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि जो मेल्स टू फीमेल्स पॉपुलेशन है उनका रेशियो क्या है, कि वो पर हेड कितने पे कितना आता है, डेट इज रेशियो, ये बताता है। अगर 1:1 रेशियो आ जाए, मतलब कि पर हेड एक मेल है तो एक फीमेल है, 1:1 का रेशियो का मतलब ये होता है। और 60:40 है, अब मतलब यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो ये होता है सेक्स रेशियो। तो इंडिविजुअल का क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन का क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है। तो ये भी क्या है, एट्रीब्यूट है किसका, पॉपुलेशन का। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। अब पॉपुलेशन अगर एक गिवन टाइम पे देखी जाए तो वहाँ पे क्या होती है, अलग अलग एजेस के मेंबर, अलग अलग एजेस के लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे उस पॉपुलेशन में। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individual of a given age or a age group is plotted for the population, the resulting structure is called a age pyramid। अब इन्होंने यहाँ बताया कि एज पिरामिड क्या होता है, कि अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया जाए पॉपुलेशन के लिए, मान लो एक तरफ यहाँ पे दे दें कि एज 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक पूरी एज वहाँ पे प्लॉट कर दी। और किसके लिए लगा रहे हैं अब हम, पॉपुलेशन के लिए।
कि ये इतना एज ग्रुप है, यहाँ पे एज मेंशन कर दी और इतने इतने यहाँ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या बता देगा, क्या बनता है जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर से बन के आता है जब हम प्लॉट करते हैं, दैट इज एज पिरामिड. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम. अब ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड में क्या दिखाया जाता है, जनरली एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है मेल और फीमेल का, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में. द शेप ऑफ द पिरामिड, अब जो पिरामिड की शेप है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन. कि मान लो एक पॉपुलेशन है, तुमने वहाँ पे उसके हर एक एज ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स के वहाँ पे एज मेंशन की हुई है उधर, और वहाँ उनके फिर नंबर हैं कि 20 साल वाले इतने प्रेजेंट हैं, 30 साल वाले इतने हैं. तो ये सब क्या बताते हैं, जो शेप है पिरामिड की हमें ये रिफ्लेक्ट करती है कि वहाँ पे ग्रोथ स्टेटस क्या है, कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिक्लाइन हो रही है, ये स्टेबल है. ये 3 चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ ग्रोइंग, ग्रो करेगी, स्टेबल है मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है, डिक्लाइनिंग मतलब घटती हुई है. तो ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड में होता है एज डिस्ट्रीब्यूशन मेल्स और फीमेल्स का, और ये क्या बताती है इनकी शेप की स्टेटस क्या है वहाँ पे पॉपुलेशन का. तो ये 3 पिरामिड्स यहाँ में दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन. किसके लिए बताया गया है, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए. तो यहाँ एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है और डिक्लाइनिंग है. एक्सपेंडिंग है मतलब यहाँ पे ग्रो कर रही है, स्टेबल है मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है, अपनी पोजीशन को मेंटेन की हुई है. डिक्लाइनिंग मतलब वहाँ घट रही है उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ. तो देखो सबसे नीचे क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव. ये भी याद रखना है कि नीचे प्री रिप्रोडक्टिव होता है. बहुत सारे ऐसे PYQs हैं, पूछते हैं कि नीचे सबसे नीचे जो ब्रॉड वाला होता है वहाँ कौन होता है, रिप्रोडक्टिव होते हैं या प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं. सबको ये तो याद रहता है कि ऊपर पोस्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव आएगा या नीचे या प्री रिप्रोडक्टिव आएगा. तो नीचे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव. तो नीचे प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो जहाँ पे ये देखो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव वाले, देखो सबसे ज़्यादा क्या है, ये एक्सपेंडिंग प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव उससे कम, और उसके बाद आ रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ही कम. तो ये क्या है, वो इसकी एक्सपेंडिंग ग्रोथ, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, फिर रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव. अब इस टेबल में देखो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर लगभग सेम है, दैट इज स्टेबल, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है तो वो स्टेबल है. डिक्लाइनिंग में, अब डिक्लाइनिंग क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ही कम हो गया सबसे पहले. तो फिर रिप्रोडक्टिव आ गए और उसके बाद ये यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव आ गए. द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. अब देखो ये क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन का साइज हमें ये बताता है कि जिस जगह पे वो रह रही है उसका हैबिटेट में क्या स्टेटस है. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. मान लो कोई एक हैबिटेट में रह रहा है, कोई पहाड़ों में रहता है, तो पहाड़ों में हम क्या देख सकते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है या कम है. तो वहाँ क्या है, साइज कम है. तो क्या पता चल रहा है कि स्टेटस क्या है वहाँ पे उस पॉपुलेशन का, कि वहाँ पे सरवाइव करना आसान है, मुश्किल है, इजी है. तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन का साइज़ हमें ये बताता है कि उस हैबिटेट में जो वहाँ की कंडीशंस हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं, कैसे हैं. Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of a competition. अब हम इकोलॉजिकल, जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं एक पॉपुलेशन में, चाहे उसका आउटकम क्या हो. आउटकम मतलब जो भी प्रोसेस हमने इन्वेस्टिगेट करा वो किसका रिजल्ट है, कंपटीशन का विद अनदर स्पीशीज़. अब वो स्पीशीज़ जो वहाँ पे एक ऑलरेडी स्पीशीज़ है और एक दूसरी स्पीशीज़ है, अब वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, मान लो एक पॉपुलेशन, एक एरिया में गए कि वहाँ पे 2 पॉपुलेशन रहती है, तो कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छी है, कौन सी पॉपुलेशन अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है. तो वो किसके वजह से पता चलेगा, इस प्रोसेस का रिजल्ट किसके वजह से आएगा, कंपटीशन की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ लिमिटेड है. अब उस रिसोर्स को पाने के लिए वहाँ 2 स्पीशीज़ में, 2 पॉपुलेशंस में क्या चलेगा, कंपटीशन चलेगा. तो जो उस कंपटीशन को जीतेगा, जो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, वो उसका विनर होगा. तो वही, तो कंपटीशन का आउटकम है जितने भी प्रोसेस जो भी हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के ऊपर. द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रिडेटर और द इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज. अब इस पे जो
प्रीडेटर्स हैं मतलब जो उसका शिकारी है उसका असर भी पड़ता है, और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसका भी असर पड़ता है पॉपुलेशन साइज पे। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज, कह रहे हैं अब जो साइज़ है बहुत कम भी हो सकता है, मतलब 10 से भी कम है, जिसका किसका बताया गया है 10 से भी कम, साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर, और या फिर मिलियंस में भी जा सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज मिलते हैं पौंड में। तो ये नहीं है कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है कम ही होगा या बड़ा होगा, उसमें वेरिएशन है, वो 10 से भी कम मिल रहा है, किस में देखने मिल रहा है, साइबेरियन क्रेन्स में, और एक का साइज़ मिलियंस में भी जा रहा है, किसमें, क्लेमाइडोमोनाज में। तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेसिकली पॉपुलेशन साइज को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये भी वन ऑफ द एट्रीब्यूट। तो पॉपुलेशन साइज को क्या कहा जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेजिग्नेटेड एज एन। तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। नीड नॉट नेसेसरली बी द मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, कि ये ज़रूरी नहीं है इसको हमेशा नंबर्स में ही नापा जाए। ऑल्दो टोटल नंबर इज़ जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑल्दो हालांकि मानते हैं जो टोटल नंबर है एक अप्रोप्रिएट मेजर है नापने का पॉपुलेशन डेंसिटी को। इट इज़ इन सम केसेस ईदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, और कुछ केसेस में ये मीनिंगलेस भी है और डिफ़िकल्ट भी है इसे पता लगाना। जैसे कि इन एन एरिया, अगर वहाँ पे 200 कैरेट ग्रास पार्थेनियम है, in an area if there are 200 carat grass parthenium hysterophorus plant। अब देखो ये पूछ लेगा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्या, पार्थेनियम का, कैरेट ग्रास का। तो ये हमें पता होना चाहिए, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वही क्वेश्चन। अब अगर जो चीज़ जो लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है वो एग्जामिनर पूछ सकता है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये इस चैप्टर में नहीं था या वहाँ नहीं था, एनसीईआरटी में लिखा है तो वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये क्या हो गया, हमें ऐसे ही अपना दिमाग खोल के पढ़ना कि अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को ये बताया गया है। तो अगर हमसे किसी क्वेश्चन में पूछ ले, ऐसे देखते हुए हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका नाम साइंटिफिक नेम क्या होता है, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि जो हम उसमें पढ़ते थे लिविंग वर्ड वगैरह में कि मकोई ये सब होती है, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कौन सी स्पीशीज़ कौन सी फैमिलीज़ में आती हैं, सोलिनम सोलिनिसी, ऐसे पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर देयर आर 200 कैरेट ग्रास है दैट इज पार्थेनियम हिस्टोफोरस प्लांट बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री, और वहीं पे क्या है उसी एरिया में एक अकेला सिंगल बैनियन ट्री है लार्ज कैनोपी के साथ, स्टेटिंग दैट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बैनियन की वो लो है एज रिलेटेड टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द एनॉर्मस रोल ऑफ द बैनियन इन दैट कम्युनिटी। तो अब ये कह रहे हैं कि मान लो पार्थेनियम तो 200 हैं उसी एरिया में, वहीं पे एक पेड़ है बरगद का, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो बैनियन ट्री है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू कैरेट ग्रास। कि हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बैनियन की लो है रिलेटेड टू दैट कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग। आज तो अगर ऐसे कहना क्या हुआ, उसके रोल को, बैनियन ट्री का जो रोल है उस कम्युनिटी में उसके रोल को अंडर एस्टिमेट करना हुआ, अगर हम ऐसा कहते हैं कि एक एरिया में तो 200 कैरेट ग्रास है वहीं पे एक बैनियन ट्री है, और हम ये कह रहे हैं कि उसकी पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन डेंसिटी एज कम्पेयर टू पार्थेनियम ग्रास कम है। तो ऐसा कहना क्या होगा, उसकी जो वहाँ पे रोल है जो उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसके उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना होगा इन दैट कम्युनिटी। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या देखा जाता है, द परसेंट कवर और द बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। उसमें क्या देखा जाता है कि किसका बायोमास ज़्यादा है या किसका परसेंट कवर ज़्यादा है। तो उस तरीके से इन केसेस में ये चीज़ मेजर की जाती है, मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो इन्होंने वही बताया कि हाँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर के टर्म्स में कैलकुलेट करना एक अप्रोप्रिएट एक अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार ये मीनिंगलेस भी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे समझाया कि कैरेट ग्रास तो वहाँ 200 थे पार्थेनियम और बैनियन ट्री एक था, तो तुमने ये कह दिया कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो ऐसे कहने क्या हो गया कि हमने उसकी पावर को, उसकी जो रोल था जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था बैनियन ट्री का उस कम्युनिटी में, हमने उसकी उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया। तो ऐसे केसेस में क्या देखा जाता है कि कौन कितना बायोमास कवर करता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली अडेप्टेबल मेजर इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज। कह रहे हैं कि अगर आप नंबर में काउंट करने बैठो तो एक ईजी अडेप्टेबल मेजर नहीं है अगर पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो, और काउंटिंग इम्पॉसिबल जाएगी। अगर जैसे तुम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन गिनने बैठोगे तो कहाँ जाएगी, मिलियंस में जाएगी, कब तक गिनते बैठोगे, और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी, वही अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर है बैक्टीरिया का पेट्रोडेस्ट में, और तुम उसे क्या करोगे, उसकी डेंसिटी गिनने के लिए उसे गिनते बैठोगे, नहीं ना। तो ऐसे कुछ केसेस में ये चीज़ गलत भी है।
Sometimes, for the certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population density. कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी उसकी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी को जानें. रिलेटिव डेंसिटीज़ भी वहाँ पे काम करती हैं, सर्व द पर्पस इक्वली वेल. फॉर इंस्टेंस, जो नंबर है फिश का कॉट पर ट्रैप इज़ अ गुड इनफ मेजर फॉर इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक. अब एक लेक है, एक पॉन्ड है मान लो, अब उसमें तो मछली की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तो उसके अंदर जाके मछली गिनने थोड़ा ना बैठेंगे, एक मछली, दो मछली, तीन मछली पानी में गई, ऐसे थोड़ा ना गिनेंगे. तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि पर ट्रैप, पर जाल, कि एक बार हमने जाल फेंका, उस ट्रैप में कितनी मछली आई, एक आई, दो आई, तीन आई. अगर पाँच छः आ रही हैं तो पर नीचे क्या है, उसका मतलब वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. कम आ रही है तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है. तो एक मेजर ये है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने का. वी आर मोस्टली obliged टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली. हम ज़्यादातर पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम, बिना उन्हें गिने, बिना उन्हें देखे. जैसे कि जो टाइगर सेंसस किए जाते हैं नेशनल पार्क में, कैसे किए जाते हैं, टाइगर रिजर्व्स में वहाँ पे उनके पग मार, उनके पंजों के निशान पे, कि अगर जैसे मिट्टी में देखते कि पंजे के निशान काउंट किए जाते हैं, या फिर उनके फीकल पैलेट से कि कहाँ कहाँ कितनी जगह फीकल पैलेट्स मिला. तो इन ये और भी तरीके हैं नंबर के अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज को जानने के लिए. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ़िश के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और जो टाइगर हैं उनके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट मेजर कौन सा है और कहाँ किस एरिया में मीनिंगलेस है. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इस पार्ट से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं. अब हम चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ. की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है. जो साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज़ नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर. मतलब एक पॉपुलेशन का साइज किसी भी स्पीशीज़ के लिए एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है. स्टैटिक मतलब एकदम स्थिर नहीं है कि वो चेंज होता रहता है, कि फिक्स हो गया कि हाँ ये चीज़ है तो अभी बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं है. वो चेंज होता रहता है. इट कीप्स चेंजिंग विद द टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर. अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे उनकी फूड अवेलेबिलिटी क्या है, प्रिडेशन प्रेशर कितना है, वहाँ पे शिकारी कितने हैं उनके, एंड एडवर्स वेदर. और जो वेदर चेंज होता है, इन्वायरमेंट कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उसका वहाँ पे क्या क्या असर पड़ता है. In fact, it is these changes in a population density that give us some idea of what is happening to the population. कि मतलब कि जो चेंज होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, वो हमें बताती है कि पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, वो फ्लरिश कर रही है, फल फूल रही है, या डिक्लाइनिंग या घट रही है. वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीज़न, जो भी रीज़न हो, तो जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की एक गिवन हैबिटेट में एक गिवन पीरियड टाइम में फ्लक्चुएट करती है, मतलब वेरी करती है चेंजेस की वजह से. और वो चेंजेस किस में होते हैं, चार बेसिक प्रोसेस में वो चेंजेस होते हैं. और वो क्या है, दो हैं, जिसमें से नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, जो क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे. नेटैलिटी मतलब बर्थ, इमिग्रेशन बाहर से जो लोग उसके अंदर आ रहे हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दो क्या है, मोर्टैलिटी दैट इज़ जो भी डेथ होती है पॉपुलेशन में गिवन पीरियड टाइम में, और इमिग्रेशन जो उस पॉपुलेशन को छोड़ के जाते हैं. ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इमिग्रेशन, ई फॉर इन, ई फॉर हम सॉरी आई फॉर इन कैसे याद कर सकते हैं, आई फॉर इन मतलब अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. ई फॉर इमिग्रेशन मतलब ई से मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलेंगे, वो क्या करती हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज़ करती हैं. तो नेटैलिटी क्या है, नेटैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ. अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है व्हाट इज़ नेटैलिटी, व्हाट इज़ मोर्टैलिटी, कौन किस में क्या कंट्रीब्यूट करेगा. तो नेटैलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. मतलब कि कितनी बर्थ एक साल में, मान लो एक साल का पीरियड लें तो कितनी बर्थ हुई एक साल के पीरियड में जिसने पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा दिया. मोर्टालिटी कितनी वहाँ पे डेथ हुई कि जिसने पॉपुलेशन डेंसिटी को घटा दिया. इमिग्रेशन कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम ही स्पीशीज़ के. अब देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, सेम स्पीशीज़. ऐसे बहुत घुमाते एग्जामिनर, सेम डिफरेंट. जैसे कि एक गॉस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन था, वहाँ पे एग्जामिनर ने दे दिया डिफरेंट रिसोर्सेज, और एनसीईआरटी में लिखा है सेम रिसोर्सेज. तो बच्चे जिसने जल्दी जल्दी पढ़ा होगा वो तो लगा दे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो आंसर क्या हुआ, गलत, क्योंकि एग्जामिनर लिखा डिफरेंट और यहाँ क्या मेंशन था, सेम. तो हमें ये ध्यान रखना है, इमिग्रेशन किसका होगा, सेम स्पीसीज़ का, दैट हैव केम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से आई हैं लेकिन सेम स्पीसीज़ है, अंडर द कंसिडरेशन. ऐसी इमिग्रेशन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के जो लेफ्ट कर चुके हैं हैबिटेट को, कहीं और जा चुके हैं, अंडर द कंसिडरेशन. तो ये चार
ये चार क्या है, हमारे बेसिक प्रोसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी वजह से फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है। देखो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी क्या है, इमिग्रेशन है, आई फॉर इन, अंदर आए, एम फॉर मोर्टैलिटी, इधर डेथ रेट बाहर चलेगा, नेटैलिटी इसने ऐड करा, बर्थ, और इमिग्रेशन ई फॉर एग्जिट, ये भी बाहर निकल गए। तो इन दोनों ने क्या करा, कंट्रीब्यूट करा, बढ़ाई, और इन दोनों ने क्या करा, उसको डिक्रीज कराया। सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, अगर n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है एक टाइम इंटरवल t पे, तो डेंसिटी एट t+1 पे क्या हो जाएगी, तो nt+1 मतलब इनिशियल वाली प्लस जितनी बर्थ रेट और इमिग्रेशन थे उनको ऐड कर दो, माइनस जितनी डेथ रेट और इमिग्रेशन हुए उनको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी t+1 टाइम पे। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन, आप ऊपर वाली इक्वेशन देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंक्रीज करेगी अगर नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट इंक्रीज हो जाए, increase the number of birth plus number of immigrant, b plus I is more than the number of death plus the number of immigrants। वही बात कह रहे हैं, कई बार इससे क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, जब क्या दूँ, ये दोनों वैल्यू सेम हो तो सेम ही रहने वाली है। देखो NT+1 इज इक्वल टू NT हो जाएगा, ये जब दोनों सेम कंट्रीब्यूट करेंगे, जितनी बर्थ रेट इमिग्रेशन थे उतने ही डेथ रेट और इमिग्रेशन हो गए, तो ये यही बता रहे हैं कि बढ़ जाएगी जब B और I ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू D+E से। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो बर्थ और डेथ है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, बाकी के जो दो फैक्टर हैं कौन से, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन वाले, वो इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन कुछ अंडर स्पेशल कंडीशन, मेनली नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ ही हमारे वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ न्यू हैबिटेट इज़ जस्ट बीइंग कॉलोनाइज, कि अगर कोई एक नई हैबिटेट वहीं पे अभी अभी नई बनी है वो, तो इमिग्रेशन वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ दैन द बर्थ रेट। अब इन्होंने वो एग्जाम्पल समझा दिया कि कहाँ पे इमिग्रेशन का रोल आएगा, कि मान लो कोई अभी नई नई हैबिटेट इस्टेब्लिश हुई है तो अब वहाँ बर्थ रेट तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, वहाँ कौन कंट्रीब्यूट करेगा, इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी स्पेशल कंडीशन जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि नई हैबिटेट इस्टेब्लिश हुई है तो वहाँ पे इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब है ग्रोथ मॉडल्स, दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स हम पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ मॉडल से। तब तक आप इतना पूरा रीड आउट कर लेना, अगर किसी को कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, कमेंट में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ग्रोथ मॉडल से कंटिन्यू करेंगे, और इसको रीड आउट ज़रूर कर लेना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जो थोड़े बहुत डाटा है वो तो याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन जो हम समझ सकते हैं वो चीज़ें समझना, तो इतना पढ़ लेना, डाउट आए तो बता देना। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।